ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, बोर्ड बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। 30 मिनट्स के अंदर, विद इन 30 मिनट्स ये चैप्टर वाइंड अप होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस देखना चाहते हो तो वो मैंने वन शॉट के अंदर ऑलरेडी विद इन 30 मिनट्स करा चुका हूं। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा होगा जहां पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एनालिसिस और टूल्स ऑफ एनालिसिस तीनों एक साथ कवर किए थे। अलग अलग भी आपको मिल सकते हैं, बट अगर आपको वो एक साथ मिल गए हैं तो उसके अंदर मैंने विद इन 30 मिनट्स एनालिसिस वाला चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है। तो बोर्ड बूस्टर में बच्चे मैं एनालिसिस वाला चैप्टर नहीं लेके आऊंगा, वो ऑलरेडी 30 मिनट्स में करा चुका हूं। हाँ, कंपैरेटिव लेके आऊंगा, ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला। बट इस चैप्टर को कराने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, अपना डिवेंचर्स वाला चैप्टर कवर किया था। ठीक है, पहला चैप्टर आप जानते हो पूरा थ्योरी होता है एनालिसिस वाली बुक का। तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स में वाइंड अप हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। बट डिबेंचर चैप्टर अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा ऊपर चला गया था, 35 40 50 मिनट, मुझे पता नहीं कितने में हुआ था। तो एक बार उसको जाके देख लेना, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत ही जल्दी फटाक से। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चे आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड बूस्टर बैच में एनरोल कर लो। ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लस एमसीक्यू सीरीज आपके लिए वहां पे लाइव कराई जाते हैं, आपके सीयूईटी के लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चे आ गया हूं वापस। अब यहां पे इस चैप्टर में मैं क्या क्या कराने वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। टॉपिक्स तो सारे ही कवर होंगे ऑब्वियसली, कैसे कैसे होंगे वो बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो पहले आपका मीनिंग, नेचर, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे पार्टीज इंटरेस्टेड इन यू एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कौन कौन लोग यूज करते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा लिमिटेशंस हो गई, फॉर्मेट हो गया बैलेंस शीट का, फॉर्मेट पीएनएल का, और आखिरी में आपके ऑपरेटिंग साइकिल। यहां पे आके आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो बस फटाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल। पूरे साल में जो भी आपने कार्यक्रम कर्म कांड किए उनकी समरी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सिंपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। द बैलेंस शीट शोइंग द एसेट्स, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि बैलेंस शीट फॉर द ईयर बनाई जाती है या एज ऑन अ सर्टेन डेट बनाई जाती है, तो आंसर इज एज ऑन अ सर्टेन डेट। एक डेट पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जा रही है, ना कि पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए पूछा जाएगा तो वो पीएनएल होता है कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, राइट। एंड इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, शोइंग द रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। देखो यहां पे आ गया ना। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं बच्चे, तो बैलेंस शीट बनती है एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक डेट पे। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं बच्चे, वो निकलता है फॉर द पीरियड। तो ये दोनों बातें आपको छोटी सी ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में आपके काम आ सकती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चार ही स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तीसरा नोट्स टू अकाउंट, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन चारों स्टेटमेंट्स में सेक्शन 129 क्या बोलता है भैया, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें 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 वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म यानी कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। पार्ट 1 में आती है बैलेंस शीट, पार्ट 2 में आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर ऐसा क्यों कि बैलेंस शीट पहले ही रही, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बाद में आ रहा है? बच्चे प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये बनाना जरूरी नहीं, बनता पहले पीएनएल ही है, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से पहले बैलेंस शीट रखी जाती है। भैया आपकी कंपनी किस पोजीशन पे खड़ी है ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए फॉर्म 1 सॉरी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 में बैलेंस शीट आती है, और ये सेक्शन ध्यान रखना। ठीक है, 129 शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएनएल। सिंपल। अब आ जाओ आगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर क्या होता है, देखो इस टॉपिक को करने के बाद आपके आने वाले टॉपिक्स आसान होने वाले हैं। उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर्ड है बच्चे, वो आपको आगे भी दिख जाएंगे, रेपिटेशन मोड पे दिखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला नेचर क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ऑब्वियसली जो पूरे साल में, पूरे ड्यूरिंग द ईयर आप कर्म कांड कर चुके हो, पूरे साल का चिट्ठा आप अपने एक स्टेटमेंट में उतार रहे हो, जिनको आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड फैक्ट्स पे जो सेल परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर आप इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कह सकते हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कन्वेंशन।
ठीक है, एक ही बात होती है। बट कन्वेंशन वो होते हैं जो बच्चे टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। कन्वेंशन अगर आप सर्च करो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कॉन्सेप्ट, अजम्पशन, कन्वेंशन, प्रिंसिपल पता नहीं एक ही चीज लगती है सारी, एक नहीं होते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट आते हैं, ये दोनों एक ही बात होती है। तो कन्वेंशन टाइम के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। लेकिन जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अजम्पशंस होती हैं, जिनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं, जैसे कि आपका मान लो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ठीक है, गोइंग कंसर्न हो गया, या फिर आपका अक्रूवल हो गया। अक्रूवल थोड़ी चेंज हो सकता है, ड्यू होते ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अक्रूवल के अलावा आपका कंसिस्टेंसी, कि लगातार आपको एक ही टाइप के, मतलब एक ही पॉलिसी फॉलो करनी है अकाउंट्स में, जो भी आपने अडॉप्ट कर ली है वो। तो ये अजम्पशंस होते हैं, इन्हीं दोनों के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, राइट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जैसे AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कहता है कि इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा लो एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी विचएवर इज लोअर होगा उस पर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी बहुत जबरदस्त रोल होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, 29 अभी के टाइम पे जो एक्टिव है, उसमें से कुछ हटा दिए गए, कुछ नए आ रहे हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है। तो आप आगे इस बात को समझो। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है, मान लो आपने डेप्रिसिएशन का कोई मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया, चाहे आपने SLM अडॉप्ट किया, चाहे आपने WDV अडॉप्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो उसको आपको कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। एस्टिमेट्स का मतलब होता है बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पे ली जाती हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और इसके अलावा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इन्हीं के बेस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके बेस पे अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ नेचर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब बात करते हैं एसेंशियल्स की, क्या क्या चीजें जरूरी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। सबसे पहली चीज जरूरी है आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आपको डेटा चाहिए होता है, और डेटा कहां से आता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरी चीज क्या चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, तीसरा ये कंपेरेबल होना चाहिए। मान लो आपने 2 साल का डेटा उठा लिया, 2026 का और 2027 का, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओ, इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए 2 साल की फिगर्स आती है फॉर्मेट के अंदर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सॉरी पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, ठीक। वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबल किसके बेस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और वेरीफाइबल का बेसिक मीनिंग होता है कि इसको कोर्ट में भी प्रेजेंट किया जा सकता है किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब ये प्रूफ की तरह साबित भी हो सकता है, ठीक है। रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए रेलिवेंट होने चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं उनके लिए वो रेलिवेंट हो। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर है, प्रॉफिट मतलब कमाना चाह रहा है, कंपनी से पैसा लगा के डिविडेंड कमाना चाह रहा है, तो वो चेक कर सके कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल कितना था, इस साल कितना रेशियो है, बहुत सारी चीजें वो चेक कर पाए, ठीक है। इसके अलावा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है जैसे डिफरेंट ईयर्स की फिगर आपने रख ली और टाइमली उसको प्रिपेयर कर दिया, तो ये आपके एसेंशियल्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जरूरी चीजें। अब कौन कौन सी पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करती है? तो 2 ही पार्टी होती है, एक आपके इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है आपका मैनेजमेंट और आपकी ओनरशिप, ठीक है, और एक्सटर्नल में आते हैं आपके बाकी सारे बचे कुचे लोग, जैसे कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, बैंक्स, आपके इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज, सभी। ये क्यों होते हैं? शेयर होल्डर्स आप जानते हो मालिक होते हैं, उनको पता करना है कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। एम्प्लॉइज को पता करना है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। बैंक्स को पता लगाना है कि हमने जिसको लोन दिया है वो टाइम पे चुका पाएंगे कि नहीं। गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को पता करना है भैया हम जो जहां पैसा लगा रहे हैं वहां से रिटर्न मिलेगा कि नहीं। क्रेडिटर्स को पता करना है भैया जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं वो पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट को पता करना है टैक्स पे कर रही है कि नहीं। सभी को पता करना है कि ये अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, रजिस्टर कराने के बाद स्टॉक मार्केट में। तो ये सारी बातें जो होती है एक्सटर्नल यूजर्स को पता होनी चाहिए, इसीलिए इनके यूजर्स में ये सारे यूजर्स आते हैं, ठीक। यस सर। अब बात करते हैं बच्चे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब होता है कौन कौन से नुकसान होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिंदगी में जिसका फायदा उसका नुकसान। तो पहला नुकसान
पहला नुकसान होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये हिस्ट्री पे बेस्ड होता है, यानी कि जो फैक्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुके हैं उस पे बेस्ड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, क्योंकि एस्टिमेट्स का यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, तो यहां पे गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि एस्टिमेट हमेशा गलत सही नहीं होते, गलत भी हो सकते हैं। तीसरी चीज होती है डिफरेंट इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यानी कि अलग अलग कंपनी जो होती है वो अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो कर सकती हैं। कोई एक कंपनी कह रही है हम तो एसएलएम फॉलो करेंगे, एक दूसरी कंपनी कह रही है हम तो डब्ल्यूडी फॉलो करेंगे, टाला बस। अब चौथा आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस कह रहा हूं, लिमिटेशन होता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। एक एम्प्लॉय बहुत ही प्यारा है, टाइम पे आता है, सारा काम टाइम पे करता है और घर चला जाता है। एक एम्प्लॉय एकदम नालायक, तू काम नहीं कर रहा यार, क्यों नहीं कर रहा, तो ये क्वालिटी देखी ही नहीं जाती आपके किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर कर दिए जाते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, मार्केट में महंगाई, मार्केट में मंदी, कुछ नहीं देखा जाता। यहां पे ये चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इग्नोर कर दी जाती हैं। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है, कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल पार्टीज। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, किसकी रिक्वायरमेंट को आप मीट करोगे, नहीं कर सकते। तो हर एक पार्टी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से खुश नहीं हो सकती भैया। यह आपका नुकसान होता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। सर फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है, अरे फॉर्मेट होता है, बात को समझो। देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और बैलेंस शीट में 4 ही हेडिंग्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। पहले 2 जो हेडिंग होते हैं बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स और सैंपा। सर शैम्पू तो सुना था, सैंपा क्या होता है, अरे लल्लूलाल, सैंपा का मतलब होता है ये शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, और पहला आइटम होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। ये दोनों जो आपके हेडिंग्स होते हैं ये ओनर्स को डिनोट करते हैं, और आखिरी के 2 हेडिंग आउटसाइडर्स को डिनोट करते हैं। आउटसाइडर का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, ये रहा तीसरा आपका, और चौथा ये रहा करंट लायबिलिटीज। ये जो दोनों आइटम्स होते हैं आउटसाइडर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी 11वीं क्लास की बैलेंस शीट होती थी, वैसे 12th क्लास की बैलेंस शीट है आपकी कंपनी अकाउंट्स की। पहले 2 हेडिंग मालिक के, बाकी 2 हेडिंग बाहर वालों के। तो बच्चे यहां पे ये सिलेबस में आपके नहीं है, बस बैलेंस शीट में फॉर्मेट में बताया जाता है सैंपा। अब इन सारे आइटम्स का मतलब बताता हूं, इनके अंदर क्या आता है वो भी बताता हूं। सबसे पहले होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स, मालिक का हिस्सा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल के अंदर जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो होती है पेड अप कैपिटल, ठीक है। उसमें फोरफिटेड अमाउंट जोड़ दिया जाता है शेयर्स का, और वहां पे बच्चे शेयर कैपिटल में सिर्फ पेड अप कैपिटल ही आती है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सारी टाइप्स की कैपिटल दिखानी होती है, चाहे ऑथराइज्ड हो, चाहे वो इशूड हो, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, वो सारी कैपिटल्स आपको डिटेल में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी होती है। अगला हेडिंग यहां पे होता है, अच्छा हाँ एक चीज और, चाहे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। इसमें 2 पार्ट है, एक रिजर्व, दूसरा सरप्लस। रिजर्व्स का मतलब होता है सारे टाइप्स के रिजर्व्स, यानी कि कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, चाहे ईएसओपी, ईएसपीपी, ये पता क्या होता है आपको, नहीं पता, ले लो तुम, ठीक है। इसके अलावा आपका कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जितने भी टाइप के रिजर्व्स होते हैं जो आपकी कंपनी ने चाहे स्टैट्यूटरीली बनाए हैं चाहे वॉलंटरीली बनाए हैं, वो सारे रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं। मैंने कितनी खतरनाक टर्म्स यूज कर दी है ना बेटे। स्टैट्यूटरीली का मतलब होता है जो सरकार ने बनाने को कंपलसरीली बोला है, और जो खुद से कंपनी ने बना दिए वो होता है वॉलंटरी। कंपलसरी का उल्टा वॉलंटरी, है ना। ठुमका बढ़िया था ना मेरा, आ जाओ आगे। यहां पे सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, जो आपके कंपनी ने प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, जो बच गया पैसा, उसी को सरप्लस कहते हैं। तो इसलिए इसका हेडिंग का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक। आवाज आगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, क्या नाम है, वाह मजा आ गया देख के, समझ नहीं आया कुछ भी, मैं बताता हूं क्या है। देखो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा दिया, मतलब शेयर होल्डर भी है नहीं वो, कुछ लोगों ने पैसा लगा दिया, कंपनी ने बोला लाओ पैसा और ये पकड़ो पर्ची। शेयर, उसने आदमी ने पर्ची खोली और हाँ क्या लिखा है इस पे, शेयर वारंट लिखा है, क्या है ये, शेयर चाहिए हमें, तो कंपनी ने शेयर दिया ही नहीं, कंपनी कह रही शेयर वारंट है, शेयर बाद में देंगे। तो जो पैसा शेयर वारंट के बदले मिल गया, अभी शेयर इशू नहीं किया आपने उनको, उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बाद में आप शेयर इशू करोगे उन्हें, ठीक है। अब अगला होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये वो लोग हैं जिनसे आपने शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा ले लिया और उनको मान लिया कि हाँ तुम शेयर होल्डर हो, लेकिन अभी तक आपने उनको अलॉटमेंट नहीं दिया। बात को समझो ना, एक से तो पैसा ले लिया, उनको बोला ही नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, बस वारंट दे दिया। एक को आपने शेयर अलॉट नहीं किया, उसका नाम चढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है लेकिन अलॉटमेंट पेंडिंग है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे हेडिंग की, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज।
लंबे समय की लायबिलिटीज, सबसे पहला आइटम होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका मतलब होता है बच्चे, बोरिंग्स का मतलब बाहर वाले आपकी लायबिलिटीज, जो आपने बाहर से पैसा उधार ले रखा है, चाहे बैंक से लोन हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे आपके बॉन्ड्स हो, ये सारे आइटम्स इसके अंदर आते हैं। चाहे आपने कहीं से भी लोन लिया हो, इसके अंदर आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है आपने टैक्स की लायबिलिटी आगे खिसका दी। इसका मतलब आपने आज कम टैक्स दिया, आगे जाके ज्यादा टैक्स दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके अकाउंट्स में इनकम आ रही है 1 करोड़ रुपए की, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं आपकी इनकम 20 लाख। हमने कहा है हाँ, तो 20 लाख पे टैक्स दोगे कि 1 करोड़ रुपए? 20 लाख पे टैक्स देंगे, कम टैक्स देंगे भैया। अगले साल इनकम टैक्स ने बोला हाँ 2 करोड़ की इनकम। आप बात को समझो, आज आप कम टैक्स दे रहे हो एज पर इनकम टैक्स, बट कोई बात नहीं, आगे जाके आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। डेफर्ड, स्थगित कर दिया आपने टैक्स की लायबिलिटी को। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहां गया? ठीक। अब आगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा इसमें जो बची कुछ लायबिलिटीज होती है जो लॉन्ग टर्म वाली होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो वो क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट आपको 1 साल बाद करनी है। आपने एक बहुत बड़ी मशीन खरीद ली, ये तो छोटी है, ठीक, मतलब कोई बहुत बड़ी बोतल खरीद ली, मशीन खरीद ली, उसकी वो बहुत भारी भरकम है, ठीक। अब उस है माल ही वो बेचने के लिए, लेकिन उसकी पेमेंट बहुत बड़ी है, तो आप कह रहे हो भैया 1 साल में तो पैसे नहीं चुका पाएंगे, 2 साल बाद देंगे, तो वो क्रेडिटर की पेमेंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चली जाएगी। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के लिए आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो पीएफ का पैसा हो गया, एम्प्लॉय का वेलफेयर बेनिफिट हो गया, ईएसआई, बहुत सारी चीज होती है जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो सारे जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। ठीक है। इसके बाद आती है करंट लायबिलिटी, छोटे टाइम वाली। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, आपने छोटे समय के लिए लोन लिया, डिबेंचर्स इशू किए, इसमें वो भी आता है बच्चे, क्या आता है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मतलब आपने जैसे डिबेंचर इशू किए 10 साल के लिए, अब आखिरी साल बचा है, जो आखिरी साल होगा ना वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि अब वो 1 साल बाद पे करना है। तो करंट लायबिलिटी का मतलब होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, जो लॉन्ग टर्म डेट थी वो करंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक, वो सारे एग्जांपल मैं आपको वन शॉट के अंदर दे चुका हूं। ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रेड पेबल, इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। और इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गई, और बच्चे कुछ जितने भी आइटम वो सारे ठोक देना इसमें। ठीक। आखिरी में आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। ये खत्म होती है आपकी लायबिलिटी साइड। अब शुरू करते हैं आपकी एसेट साइड। बच्चे एसेट्स में 2 ही हेडिंग होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट, कहां गया ये रहा, और एक होता है आपका करंट एसेट्स, कहां गया ये रहा। हाँ, सांस चढ़ गया, कोई बात नहीं, पानी पी लेते हैं, जल पान ग्रहण कर लेते हैं। पान क्यों बोलता हूं बार बार, जल। अब बात करूंगा बच्चे एसेट्स की। जो नॉन करंट एसेट्स होती है, सबसे पहला हेडिंग होता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि PPEIE। ठीक है। इसमें 4 आइटम्स होते हैं, और पहले जो 2 आइटम्स हैं वो यही हैं जो हेडिंग है क्या बोल दिया आपने? हाँ, पहला सुन लो, जो आपका वो है हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यही पहले 2 आइटम्स है। पहला आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, वो टेंजिबल एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक ही बात होती है, और दूसरा आइटम होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं था, अब लिख दिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपकी वो एसेट्स जो दिखाई देती है, जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, मजा आ गया, मतलब फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सर हो गया, फर्नीचर कुछ नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा आपका फैन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, और लैंड बिल्डिंग जो भी है यार, समझ जाना। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जो अदृश्य होती है, आत्माएं। आत्मा कोई एसेट नहीं होती। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। सर क्या क्या बोल दिया आपने, हमने तो नाम ही नहीं सुने, तो मैं क्या करूं फिर। ठीक। दूसरा आइटम, तीसरा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे फर्नीचर बनने के लिए दे रखा तुमने, और वहां काम चल रहा है, वो घिसाई चल रही है उसमें, ठीक, बन रहा है, अभी टेंजिबल एसेट बन रही है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा आइटम होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनने के लिए दे दिया, तो इंटेंजिबल एसेट्स है, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक, बात खत्म। यहां पे खत्म होता है आपका पहला आइटम, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें 4 ही आइटम होते हैं, यहां पे खत्म होते हैं। अब बाकी जो 5 आइटम होते हैं, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट, आपने आज ज्यादा टैक्स दे दिया, आने वाले टाइम में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक, उल्टा है उसका। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक, एसेट है। अदर नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी है समझ जाओ, जैसे कि आपका बता देता हूं क्या होती है। ठीक है। अदर नॉन करेंट एसेट्स में आता है वो आपके डेटर्स, जैसे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में वो था क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे ही वो डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल जिनकी पेमेंट आपको 1 साल बाद मिलने वाली है।
ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चे करंट एसेट्स को लेके। सबसे पहला आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट। आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर से पैसा लगा दिया, डिबेंचर से पैसा लगा दिया, किसी को मतलब उधार दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज हो गया इन्वेंट्रीज कई तरीके की हो सकती है। आपका इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है, और आपका फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, बहुत सारी इन्वेंट्रीज इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इसके अंदर लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब इसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, और वो भी प्रोविजन माइनस करने के बाद। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी जैसे आपका कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, कैश क्रेडिट सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने छोटे समय के लिए किसी को लोन दे दिया, ठीक। और आखिरी में अदर करंट एसेट, जैसे कि अक्रूड इनकम, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि सब कुछ, ठीक, जो भी आपके छोटे समय के लिए छोटी छोटी एसेट्स होती है बची कुछ। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट, और यहां पे खत्म होती है बैलेंस शीट। अब शुरू होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। बट उससे पहले बैलेंस शीट के नीचे चमकने वाले कुछ आइटम्स होते हैं, चांद सितारे फूल और खुशबू। तो क्या है इसके अंदर? पहला आइटम होता है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, क्योंकि ये वो लायबिलिटी है जो कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बताओ बाहर बारिश होगी कि नहीं होगी, मुझे क्या पता बारिश होगी कि नहीं होगी, तो जब होगी देख लेंगे, नहीं होगी तभी देख लेंगे। यही तो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर वो हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। सर ये क्या बात हुई? यही बात हुई। आप बात को समझो। पहला एग्जांपल, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। वाह सर, मजा आ गया, कुछ भी समझ नहीं आया। अरे आपकी कंपनी के ऊपर किसने केस ठोक दिया, अब जज साहब की पेन बताएगी ना वो केस एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, और वो तो होने पे ही पता लगेगा कि वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और ये बैंक है, ठीक है, और ये वो पार्टी है जिससे आपको पेमेंट लेनी है, और पार्टी ने बोला ये लो बिल, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। बिल आपने बैंक को दे दिया, बैंक से पैसा ले लिया। अब ये पार्टी बैंक को पैसे देगी, तो जिस डेट को देगी वो मान लो नहीं दी इसने, तो क्या होगा? बैंक आपसे पैसे ले लेगा। अगर इसने पेमेंट कर दी तो आपको बैंक को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये पार्टी पे डिपेंड करेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक। अब आगे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड हो गया। प्रपोज डिविडेंड, बच्चे ये भी आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब वो पे होगा कि नहीं होगा वो आगे जाके देखेंगे। अदर क्लेम्स, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी के अलावा कुछ कमिटमेंट्स भी होते हैं कंपनी के पास। सर कमिटमेंट क्या होते हैं? सर वो वाला कमिटमेंट कि वी आर कमिटेड। अरे यार, कमिटमेंट्स का मतलब होता है बच्चे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, पहला, एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम 5 साल तक आपको सर्विस देंगे, तो वो देनी पड़ेगी सर्विस, कमिटमेंट है, ठीक है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। अनकॉल्ड लायबिलिटी का मतलब होता है आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और उस कंपनी ने 8 रुपए मंगा रखे हैं 10 में से, तो 8 रुपए आपने पे कर दिए। जब कंपनी 2 रुपए मंगाएगी तो आपको पे करने पड़ेंगे एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि यू आर शेयर होल्डर। अदर कमिटमेंट्स, ठीक है, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। ये सारे कमिटमेंट्स होते हैं। एक और कमिटमेंट होता है जिनको हम गारंटीज बोलते हैं, वो नहीं बताता मैं आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, ये पॉइंट दिया हुआ पढ़ लेना, वो बता चुका हूं। प्रपोज डिविडेंड। आप बात करते हैं बच्चे स्टेटमेंट ऑफ P&L की, बहुत ही सिंपल है, साधारण एकदम। देखो दो हेडिंग होते हैं आपके इनकम के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका पहला आइटम होता है, दूसरा अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू करके तीसरा आइटम निकल आता है। इसमें से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस। ये माइनस करने के बाद आपके 7 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। यहां तक, कहां तक? ये आपका यहां तक, ठीक है। यहां पे हो जाता है एक्सपेंस का टोटल। एक्सपेंस का टोटल माइनस करोगे, निकल आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, निकल आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चे को किस चीज में? एक्सपेंसेस को समझने में। बच्चे बहुत सिंपल एक्सपेंसेस मैं बताता हूं आपको। देखो एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का, ठीक है, माल को बनाने का खर्चा, COMC, ठीक। दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपने माल खरीदा बेचने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड का मतलब खरीदना बेचना, ठीक है। फिर तीसरा आइटम होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन्वेंट्री में 2-3 तरीके के आइटम्स होते हैं। एक तो आपका फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे चेंज दिखाया जाता है आपके इन्वेंट्रीज का, जैसे ट्रेडिंग में भी दिखाया जाता था, डेबिट साइड में ओपनिंग, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस निकाल के दिखा दिया जाता है भैया।
फिर आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहां पे जितना भी स्टाफ का आपका खर्चा है, चाहे सैलरीज हो, चाहे डायरेक्टर की सैलरी हो, चाहे स्टाफ का कुछ और खर्चा हो, वो सारे यहां पे दिखाए जाते हैं बच्चे, ठीक है। फिर आती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब आते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टेंजिबल एसेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, और अमोर्टाइजेशन लगता है आपके इंटेंजिबल एसेट्स पे, ठीक। अदर एक्सपेंस में जितने भी बच्चे कुछ एक्सपेंस, वो सारे अदर के अंदर जाते हैं। आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ऑडिट फीस हो गया, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हो गया, और आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया। जितने भी खर्चे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कुछ भी जो बचा वो सब इसके अंदर आएगा, सिंपल। और यहां पे आता है टोटल एक्सपेंस, आगे का कार्यक्रम आप जानते हो, ठीक। और ये जो टैक्स होता है ना, एस्टिमेट बेस पे निकाला जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, आखिरी टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। भैया सर ये कौन सी साइकिल है, कौन सी, एटलस की या फिर किसी और की? अरे वो साइकिल की बात नहीं है, यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक चीज समझनी है। या तो आप 12 महीने उठा लो, या फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल उठा लो, ठीक है। दोनों में से जो ज्यादा होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको आप क्या मान लो, स्टैंडर्ड मान लो। उसको आप क्या मान लो, स्टैंडर्ड मान लो। सर क्या बोल दिया आपने, बताता हूं। देखो जैसे मान लो आपको ऑपरेटिंग साइकिल दे रखी है 11 महीने की। अब 11 महीने या फिर 12 महीने, दोनों में से ज्यादा कौन सा है? सर 12 महीने, तो स्टैंडर्ड मान लो 12 महीने को। सर इससे क्या होगा, आप किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट है, क्रेडिटर की पेमेंट तुम 10 महीने में कर रहे हो, 10 महीने में, तो वो मतलब लायबिलिटी की पेमेंट 10 महीने में कर रहे हो, तुमने स्टैंडर्ड किसको माना, 12 महीने को। तुम 12 महीने से कम में पेमेंट कर दे रहे हो, तो वो करंट है कि नॉन करंट है? करंट है। तुम पेमेंट कर रहे हो 11 महीने में, करंट है कि नॉन करंट है? करंट है। तुम पेमेंट कर रहे हो 12 महीने में, करंट है कि नॉन करंट है? करंट है। तुम पेमेंट कर रहे हो 12.5 महीने में, नॉन करंट हो जाएगा। ये जो मैंने डायलॉग बोला बहुत मजेदार था, तुम पीछे जाके सुनो एक बार, इसे मजा आ रहा है मुझे भी सुन के। अब दूसरा एग्जांपल सुनो। मान लो ऑपरेटिंग साइकिल अब आपको दे रखी है 15 महीने की, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल में आ गया। अब देखो 12 और 15, ऑपरेटिंग साइकिल 15 है, तो इनमें से हाइयर कौन सा है? 15। अब ये वाला एग्जांपल में सुन लो, 15 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है। आप किसी भी एसेट डेटर की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो या लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, इवन 15 महीने, वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में ही आएगा। लेकिन अगर पेमेंट हो रही है 15 महीने के बाद, तब वो नॉन करंट में शामिल होगा। स्टैंडर्ड चेक करने के लिए कि वो करंट है कि नॉन करंट, ऑपरेटिंग साइकिल चेक किया जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल कुछ नहीं होता, माल को बनाने से लेके, प्रोड्यूस करने से लेके, इन्वेंट्री को अपने पास रखने से लेके, उसको बेचने से लेके, कैश कलेक्शन से लेके, वो दोबारा अकाउंट्स रिसीवेबल में जब आता है, फिर से कैश कलेक्ट होता है, तब वो दोबारा से जब माल बनना चालू होता है, उसमें एक पूरा टाइम लगता है यार, साइकिल होता है। उसी साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11, 15, 20 भी हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस में वो क्या होता है, ठीक है। यस सर। तो यहां पे स्टैंडर्ड चेक करना है, दोनों में से ज्यादा होगा। अब यहां पे सबसे पहला एग्जांपल आपको देखने को मिलता है आपके, मैं करा चुका हूं वैसे आपको ऑलरेडी क्लास के अंदर, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे देखो ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, पेमेंट हो रही है 8 महीने में। हमें वैसे भी स्टैंडर्ड कितना चेक करना है, मिनिमम 12, मिनिमम 12 है ना। अब यहां पे पेमेंट कितने महीने में, 8 महीने में, करंट है, ये ट्रेड पेबल है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, मिनिमम स्टैंडर्ड कितना चेक करेंगे, 12। पेमेंट कितने में हो रही है, 12 महीने में, बेटे करंट लायबिलिटी है। सर लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 महीने का है। मैंने क्या बोला, द ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड कितना है, 12। 12 की महीने की पेमेंट 12 महीने में हो रही है, करंट लायबिलिटी है। हाँ 10 है, यहां पे भी 12 ही लेंगे, स्टैंडर्ड 12, स्टैंडर्ड 12, स्टैंडर्ड 12, यहां पे 18 लेंगे, 18 लेंगे। 12 महीने की पेमेंट 15 में हो रही है बच्चे, नॉन करंट एसेट लायबिलिटी है। 18 महीने की पेमेंट 15 महीने में हो रही है, करंट लायबिलिटी है। 18 महीने की पेमेंट 24 महीने में हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? ऑब्वियसली। आ जाओ आगे। ये आपके ट्रेड पेबल का एग्जांपल था, रिसीवेबल का है। अब यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने की है, स्टैंडर्ड कितना लेंगे, 12। स्टैंडर्ड कितना लेंगे, 12, स्टैंडर्ड लेंगे 12, स्टैंडर्ड लेंगे 20, 20।
क्योंकि 12 से ऊपर है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, 12 महीने की पेमेंट 10 में करंट एसेट, 12 महीने की पेमेंट 12 में करंट एसेट, 12 महीने की पेमेंट 15 में नॉन करंट एसेट, और 20 की पेमेंट 15 में करंट एसेट, 20 की पेमेंट 24 में नॉन करंट एसेट। नमस्ते। यहां पे बच्चे खत्म होता है आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब एनालिसिस वाला चैप्टर देखना है तो जाके देख लेना, वन शॉट के अंदर दिया हुआ है। अगले चैप्टर में मिलूंगा आपसे कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।